हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जफर सर बायोलॉजी पर। सेमेस्टर 4 स्टार्ट हो चुका है और सिलेबस भी आपने स्टार्ट कर ही लिया होगा होपफुली। सेमेस्टर 4 का जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर आपने सिलेबस को सही से देखा है तो आपने देखा होगा कि इस में कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं। जैसे अगर आप कहें एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करें तो उसमें कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है लेकिन स्टेट बोर्ड ने उसे पढ़ने को कहा है, जैसे चिकुनगुनिया, डेंगू या कोरोना वायरस जैसे बीमारियों को ऐड किया गया है। तो जब आप सिलेबस को देखें तो ध्यान से देखें, सिर्फ चैप्टर का नाम देख करके आप सिलेबस को डिसाइड ना करें, उसके अंदर जाएं, उसमें कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उसको भी देखें। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एड्स। बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है कि इससे क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसी के ऊपर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का तो 3 पार्ट है। स्टार्टिंग के पार्ट में आपको डिजीजेस पढ़ाया गया, सेंट्रल पार्ट में आपको पढ़ाया जाता है इम्यूनिटी के बारे में, और एड्स उसी के पोर्शन में आने वाला एक डिसऑर्डर है, और आखिर में फिर हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। तो एड्स का डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे क्वेश्चन अक्सर स्टेट बोर्ड में आए हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एड्स डिजीज में, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या याद रखना चाहिए, चर्चा आज उसी पे होने वाली है। तो आज का ये पूरा वीडियो एड्स के डिसऑर्डर को हम लोग डेडिकेट करेंगे। अगर आप ईयरफोन प्लग कर ले तो बहुत अच्छा, अपना नोट्स कॉपी भी निकाल लीजिए। स्टार्ट करेंगे हम लोग एड्स के टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चा लोग आप ये समझ लीजिए कि जो एड्स का डिसऑर्डर है उसकी शुरुआत हम लोग ऐसे करें कि एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना जी। ये जो एड्स डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म है। अब शॉर्ट फॉर्म है तो पहले इसका फुल फॉर्म को हम लोग को डिसाइड कर लेना पड़ेगा, भाई फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, एकदम एकदम इनिशियल डेज में ही पता होना चाहिए आप। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या लिख सकते हैं? एड्स का फुल फॉर्म लिख सकते हैं अक्वायर्ड इम्यूनो, अच्छे से देखिएगा चलो, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले एड्स के फुल फॉर्म पे थोड़ी बात कर ली जाए। एड्स का फुल फॉर्म हम लोगों ने लिखा है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म अपने में ही बहुत सारी बातों को डिस्कस कर रहा है, अपने में ही बता रहा है, अपने फुल फॉर्म से ही बता रहा है कि अपने बारे में, कि भाई पता कर लो कि मेरे बारे में क्या सीख सकते हो सिर्फ फुल फॉर्म से। तो पहले आप ये समझिए कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, यहां से स्टार्ट किया जाए। डेफिशिएंसी शब्द हम लोग इंग्लिश में कमी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कम हो जाना, घट जाना, लो हो जाना, उसके लिए डेफिशिएंसी वर्ड यूज किया जाता है। क्या चीज घट जाएगी भाई? तो आपका फुल फॉर्म में ही बताया जा रहा है कि आपके बॉडी में जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो घट जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इम्यूनिटी वाला पार्ट को पढ़ लिया होगा, जहां पर आप लोगों ने 2 टाइप का इम्यूनिटी यानी कि इन्नेट और अक्वायर्ड के बारे में पढ़ा होगा। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जबकि अक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग धीरे धीरे करके लाइफ टाइम में गेन करते हैं। तो यहाँ पर इन्नेट के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है बच्चा लोग कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो तुम्हारे शरीर का है, जो तुम्हारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से बचाने वाली जो तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी है, जिसे तुमने अक्वायर्ड तरीके से यानी कि लाइफ टाइम में गेन किया है, उसमें कमी आ जाएगी। एक तरीके से कह सकते हो कि एड्स के डिसऑर्डर में वो टोटली धाराशायी हो जाता है, यानी कि एकदम खत्म सा हो जाता है और आपको ये डिजीज होगी। लास्ट में सिंड्रोम शब्द का यूज किया गया है। अब बोलो सर, अगर एड्स एक डिजीज है यानी कि एक बीमारी है तो इसका फुल फॉर्म AIDD भी हो सकता था, यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। तो क्या डिजीज और सिंड्रोम में डिफरेंस है? तो आप ये बता सकते हो कि सर ऐसा डिजीज जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हो, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है बच्चा लोग, एक ऐसा डिजीज जिसमें मल्टीपल फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है, उसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स भी कह सकते हैं सिंड्रोम वर्ड को। तो आप ये बोल सकते हो कि सर एवरी सिंड्रोम इज डिजीज बट ऑल डिजीजेस आर नॉट सिंड्रोम। तो सिंड्रोम ऐसे डिजीज को कहते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बॉडी के अंदर देखने को मिलता है और एड्स उनमें से एक है। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म के ऊपर चर्चा कि एड्स ऐसी बीमारी है जिसमें हम लोगों की बॉडी का जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो टोटली धाराशायी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या वीक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, भाई एड्स को कॉज करने वाले पैथोजन का क्या नाम है? एड्स को
कॉज करने वाले पैथोजेन का क्या नाम है, यानी कि एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम क्या है। इसका नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है बाबू, और इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है HIV। क्या फुल फॉर्म निकल करके आता है बच्चा लोग HIV का? HIV का फुल फॉर्म याद रखेंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इम्यूनो डेफिशिएंसी दोनों में सेम। अब HIV के शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर भी डी शब्द को इंडिकेट नहीं किया जाता है, तो कहीं मतलब बच्चा इसको सिर्फ ह्यूमन इम्यूनो वायरस लिख देता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम। अब इसके फुल फॉर्म से ही ये क्लियर हो चुका है कि ये एक वायरस है, यानी कि एड्स डिसऑर्डर से जिस पैथोजेन से हो रहा है एड्स का डिसऑर्डर, वो एक्चुअल में एक वायरस है। अब यहाँ पर जिस वायरस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो एड्स का वायरस है, इसको हम लोग जिस वायरस के ग्रुप में डालते हैं बच्चा लोग, उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है। तो एड्स जिस ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है वो एक रेट्रो वायरस है। और याद रखिएगा कि एड्स का जो ये वायरस है ये एक RNA वायरस, यानी कि जेनेटिक मैटेरियल के फॉर्म में, वायरस के अंदर में जेनेटिक मैटेरियल के फॉर्म में एक RNA आपको देखने को मिलेगा, जेनेटिक मैटेरियल। ठीक है, तो अब तक दो चीज के बारे में बात हुई कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है और इसका पैथोजेन का नाम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एड्स जो है वो बहुत दिन पहले हम लोग के ह्यूमन में आया नहीं, आई मीन के इसकी जो रिपोर्टिंग की गई है बहुत रिसेंट है, बहुत आसपास के टाइम पर ही हम लोग को पता चला है एड्स के डिसऑर्डर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे क्लियर करेंगे कि एड्स was reported in 1981, यानी बहुत पुरानी बात नहीं बाबू, सन 1981 में हम लोगों ने सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया कि भाई एड्स नाम का कोई डिसऑर्डर हो रहा है। अब आप लोग अगर सेमेस्टर नंबर 3 अच्छे से पढ़ करके आए तो आप लोगों को पता होगा वहां पर एक चैप्टर था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ाया गया था, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जहां पे पढ़ाया गया तो वहां पर एड्स का भी नाम लिया गया था कि एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि एड्स नाम की जो बीमारी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो वायरस HIV है, ये आपके बॉडी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहुंच सकता है। तो क्या सर एड्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी कि एड्स के वायरस का आपके बॉडी तक पहुंचने का जो मोड है, जो ढंग है, वो जो तरीका है, क्या वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स ही है? यानी कि एड्स क्या सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में आ सकता है? इसका जवाब है नहीं। एड्स का मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। क्या क्या मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है? सबसे पहला मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताएंगे बाबू कि अगर कोई इंफेक्टेड मदर है, अगर कोई इंफेक्टेड मदर है तो उससे उनके बच्चे को हो सकता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए, है ना। अगर कोई माँ प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है और उन माँ को, मदर को एड्स है, तो ऐसे केस में उनके बच्चे को एड्स होने के चांसेस हैं। हम लोग जानते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ करके आए हैं कि माँ और बच्चे के बीच में एक बाधा होती है, एक बैरियर होती है, जिसे प्लासेंटा कहा जाता है। वैसे तो प्लासेंटा बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है मल्टीपल चीजों से, लेकिन एड्स का वायरस प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है बच्चा लोग, और बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है जो अभी डेवलप हो रहा है। तो ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो सकता है, या फिर बच्चा इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपके शरीर में बाय मिस्टेक एक ऐसा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवा दिया जाए, यानी नॉर्मल भाषा में बोला ब्लड चढ़ा दिया जाए, जो ब्लड पहले से इन्फेक्टेड है, यानी कि एक ऐसे पर्सन का ब्लड है जिसको पहले से एड्स है, और अगर वो आपके बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो भी आपको एड्स हो सकता है। तीसरा पॉइंट में बताते हैं बच्चा लोग और क्या हो सकता है। इन्फेक्टेड से पहले ये लिख दिया जाए बाई शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंज। अगर बाबू मिस्टेक से भी, गलती से भी आपने इन्फेक्टेड नीडल या फिर सिरिंज को शेयर कर लिया, अक्सर ये चीज ड्रग्स लेने वालों को के अंदर में देखने को मिलता है कि एक इंजेक्शन से उन्होंने ड्रग्स लिया,
फिर दूसरा जो ड्रग्स लेने वाला वो उसने भी सेम इंजेक्शन से ड्रग्स लिया, तो अगर इसको है ये डिजीज पर्सन ए को, तो वो ट्रांसमिट होकर पर्सन बी को भी चली जाएगी। तो आप सोचिए कि ऐसे पर्सन जो एड्स के हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्हें कितना ध्यान रखना पड़ता होगा अपने प्रिकॉशन का, कि गलती से भी अगर कोई नीडल या कोई सिरिंज उनको चुभ जाता है जो एड्स के पेशेंट को अगर वो यूज किया गया हो तो एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अब तक हम लोग 3 ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखे जहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। चौथे नंबर पे हम लोग बताएंगे कि हाँ ये डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ट्रांसमिट होती है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इंफेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट हो सकते हैं बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये देखिए सब्जेक्टिव एग्जाम है इसलिए मैंने 4 पॉइंट को कवर किया है। अगर आज आता है भाई एड्स का ट्रांसमिशन लिखने के लिए तो आप 4 पॉइंट से समझा सकते हैं कि इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल या सीरीज के शेयर करने से हो सकता है, और साथ ही साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो होगा ही क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की डिजीज की कैटेगरी में आता है। तो अब तक हम लोगों ने एड्स का फुल फॉर्म देखा, समझने की कोशिश किया कि भाई एड्स हम लोग के किस इम्यूनिटी को हार्म करने वाला है। HIV नाम के वायरस के बारे में बात किया गया जो कि एक रेट्रो वायरस का कैटेगरी है, फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। RNA वायरस इसको याद रखें, ये आगे काम आएगा। उसके बाद आपको ये बता दिया गया कि एड्स को सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था, कंट्री था अमेरिका, अमेरिका कंट्री में, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको बता दी कि भाई ये 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मेजर जिससे एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम लोगों को एड्स का लाइफ साइकिल पढ़ना है कि भाई एड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जा करके करता क्या है, लेकिन उसके लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले आपको जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यानी उसके पास क्या चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप लाइफ साइकिल को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का एक रफ सा डायग्राम जिससे हम आपको समझा सके कि ये वायरस एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये वायरस का बॉडी है। अब वायरस का जो सबसे ऊपरी कवर है तो बहुत ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उतना सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए उतनी तो बताएंगे। इसका जो सबसे ऊपरी कवर है बाबू, सबसे ऊपरी जो कवर है वो लिपिड का बना हुआ है। किसका बना हुआ? चलो लिपिड का बना हुआ। ये जो लिपिड का बना हुआ लेयर है हम लोग के वायरस के सबसे ऊपर में, इसके ऊपर में कुछ इस तरीके से आपको स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने कोरोना वायरस देखा है तो शायद उसके ऊपर भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इस प्रकार से स्पाइक होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से रोल प्ले करेगा भी हम आपको बताएंगे, इस स्पाइक का भी काम। तो लेट्स अज्यूम कि ये हम लोग के एड्स के वायरस के ऊपर में ये स्पाइक है। ये जो स्पाइक आप एड्स के वायरस के ऊपर में देख रहे हैं इसका नाम है, ठीक है, ये जो स्पाइक आप एड्स के वायरस के ऊपर में देख रहे हैं इसका नाम है GP120। क्या नाम होगा इस स्पाइक का? GP120। ये बार बार के बारे में बात हो गई। एड्स का जो सबसे आउटर लेयर है वो लिपिड का बना हुआ है और उसके ऊपर जो स्पाइक्स है वो GP120 स्पाइक है। एड्स के अंदर आता है ये जो सेकंड लेयर है, दिस सेकंड लेयर, ये बना हुआ है प्रोटीन का। तो इसके लिए आप क्लियर हैं, ये प्रोटीन का बना हुआ लेयर। अब हम लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर में जो चीजें बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझोगे। चूंकि एड्स को हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि ये एक RNA वायरस है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर RNA दिखाना पड़ेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स के अंदर में एक्चुअल में 2 RNA का मॉलिक्यूल होता है, 2 RNA का मॉलिक्यूल। तो ये RNA है और वो भी 2 है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वो भी 2। इसको आप ssRNA भी बोल सकते हो, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये 2 होता है। इसके अलावा चलो इसके अंदर में 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सा? यहां पर 2 मॉलिक्यूल होता है एंजाइम का। कौन सा एंजाइम का 2 मॉलिक्यूल होगा? नाम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए नाम यहां पर लिख देते हैं। एंजाइम का नाम है रिवर्स, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होगा बच्चों लोग? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन शब्द से ये नाम निकाला गया है। आप लोगों ने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो प्रोसेस था जिससे हम लोगों ने DNA से RNA बनाया था, लेकिन जब हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शब्द का यूज करते हैं तो RNA से DNA बनने की बात होती है। यानी कि ये वो एंजाइम है जो RNA से DNA बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो ये एंजाइम का भी 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आपको एक और एंजाइम देखने को मिलेगा इसके अंदर में, 1 मोर एंजाइम मॉलिक्यूल, और ये एंजाइम है
जिसका नाम है इंटीग्रेज। ये वो एंजाइम है बाबू जिसका नाम है इंटीग्रेज। तो हम लोग को लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले कितनी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई HIV के वायरस के ऊपर जो स्पाइक है उसका नाम है GP120, उसके ऊपर जो सबसे आउटर लेयर है वो लिपिड लेयर है, अंदर में प्रोटीन आएगा, प्रोटीन के अंदर में आ जाएंगे तो आपको RNA देखने को मिलेगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, 2 मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड इंटीग्रेज नाम का एंजाइम आपको देखने को मिल जाएगा। ये हो गया HIV का स्ट्रक्चर। टाइम वेस्ट को नहीं किए हुए स्टार्ट किया जाए जल्दी से लाइफ साइकिल। तो अगर हम लोग ह्यूमन के अंदर में HIV का लाइफ साइकिल को देखें कि वो किस तरीके से ह्यूमन को इन्फेक्ट करने का काम करता है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर में HIV एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में जब HIV एंटर करता है तो हम लोग के 2 सेल्स को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता है। एक है T और सफिक्स में H लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड हेल्पर T सेल्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्पर T सेल्स के बारे में। तो ये इसका सबसे पहला टारगेट होता है। और दूसरा जो इसका टारगेट होता है इसका नाम है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को लेकर के ही हम लोग को मेजर डिस्कशन करना है। मैक्रोफेज को लेकर के ही हम लोग को मेजर डिस्कशन करना है। आपको याद पहले दिला दे, एकदम कंफर्म करवा दे ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। मैक्रोफेज को बाबू एक टाइटल दिया जाता है और माइक्रोफेज को टाइटल दिया जाता है HIV फैक्ट्री। यानी कि HIV वायरस नहीं बोलना चाहिए, HIV जो हम लोग के बॉडी के अंदर में एंटर कर रहा है वो मैक्रोफेज को चुनता है अपने नंबर्स को आगे बढ़ाने के लिए। देखो हम लोग जानते हैं कि वायरस कोई सेल नहीं होता, तो वायरस के पास में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे आएगी, यानी कि वो अपने नंबर को कैसे बढ़ाएगा। तो वायरस का काम होता है हाईजैकिंग। वो खुद सेल नहीं है लेकिन वो जहां एंटर करता है वो उस सेल को हाईजैक कर लेता है और फिर अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको पता होना चाहिए कि वायरस का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग के सेल के अंदर बनाए जाते हैं, चाहे लिपिड हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे ये सारी चीजें हो, ये सारा चीज जो है हम लोग के सेल के अंदर बनाया जा सकता है। तो वायरस ये जानता है कि अगर सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लिया जाए, सेल के DNA को हाईजैक कर लिया जाए तो हम अपने जैसा न्यू पार्टिकल्स बना पाएंगे। और यही काम HIV हम लोग के बॉडी के अंदर करने की कोशिश करता है, जिसमें HIV मैक्रोफेज को अपना फैक्ट्री चुनता है। ध्यान से सुनिएगा, मैक्रोफेज में अपने फैक्ट्री को बना करके न्यू वायरस का प्रोडक्शन यहां पर वो स्टार्ट कर देगा। तो मान लेते हैं कि HIV जो है वो मैक्रोफेज सेल के अंदर में न्यू वायरसेस बनवा रहा है। अब न्यू वायरस जैसे जैसे बनता है ये सीधा अटैक करता है हम लोग के इस सेल को। देख, इस सेल को ये अटैक करेगा। सेल का नाम क्या है? सेल का नाम है हेल्पर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स वो सेल्स है जो हम लोग के इम्यूनिटी में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग के एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो मैक्रोफेज सेल के अंदर में नया वायरस बनेगा और अटैक कर देगा हम लोग के हेल्पर T सेल्स को। अटैक करने की वजह से होगा क्या बच्चा लोग, ये समझिएगा। हम लोग के बॉडी में नॉर्मली जो हेल्पर T सेल्स का नंबर होता है वो होता है 1200 पर mm³, 1200 पर mm³। लेकिन इसको घटा करके तकरीबन 200 पर mm³ पर ला देगा, जो कि काफी कम नंबर है। अब हम लोग के ये हेल्पर T सेल्स के अचानक से इतना ज्यादा कम हो जाने की वजह से होता ही है कि हम लोग के बॉडी के अंदर में हम लोग का जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो टोटली कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स करने की वजह से हम लोग के आसपास में जो बैक्टीरियाज हैं, आसपास में जो वायरसेस हैं, उन्हें मौका मिल जाता है हम लोग के बॉडी के ऊपर में अटैक करने के लिए। अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि भाई एड्स के पेशेंट को होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, तो अब उसका एक्चुअली सर होगा उसको ये कि चूंकि उसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गया है, ऐसे केस में जो नॉर्मल से बैक्टीरियाज हैं जिनसे हमारा बॉडी हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, वो पैथोजेन जिनसे हमारा बॉडी नॉर्मली हमें बीमार होने नहीं देता, एड्स का पेशेंट उससे भी बीमार पड़ने लगता है। क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि मैक्रोफेज और हेल्पर T सेल्स दोनों ही अटैक में है। जहां पे मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री बना दिया गया है, वही हेल्पर T सेल्स का नंबर को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ 200 पर mm³ पर ला दिया गया है। बहुत ही ज्यादा भयानक कंडीशन तुम्हारे साथ यह क्रिएट कर देगा। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इस तरीके से धाराशायी करेगा कि आसपास में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस तुम्हारी बॉडी के ऊपर में टूट पड़ेंगे और तुम बीमार पड़ जाओगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सिलेबस में 2-4 ऐसे पैथोजन का नाम दिया गया है जिनका अटैक आपके बॉडी पर होगा जब ये वायरस आपके बॉडी में अपने हेल्पर T सेल्स के नंबर को रिड्यूस कर देगा। उसमें हम आपको 1-2 नाम बता देते हैं। जैसे आपके सिलेबस में बताया गया है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम।
ये आपके शरीर पे अटैक करना स्टार्ट करेगा। ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, हम लोगों को अटैक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग का हेल्पर टी सेल्स का नंबर सही है, हम लोग का एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगा तो माइकोबैक्टीरियम आप पे अटैक कर सकता है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा, ये भी आपके बॉडी के ऊपर में अटैक करता हुआ दिखेगा। तो माइकोबैक्टीरियम का नाम याद रखिए, टॉक्सोप्लाज्मा का नाम याद रखिए। ये सब कुछ नॉर्मल पैथोजन है जो आपके बॉडी के ऊपर में अटैक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस थोड़े से प्रीवियस इस पर। एड्स का फुल फॉर्म हुआ, इसका पैथोजन का नाम हुआ, हिस्ट्री हुई 1981 में हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताए, एचआईवी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको याद रखिएगा। होगा क्या बॉडी के अंदर में आपको वो बताया गया। अब आते हैं कि किस तरीके से हम लोग का मैक्रोफेज एज अ एचआईवी फैक्ट्री काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर सा बॉक्स ले लेंगे। अक्सर आपको यही डायग्राम देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये मेरा एक मैक्रोफेज का सेल है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको अटैक किया जाएगा। मैक्रोफेज के सेल के अंदर में यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे हम लोग के मैक्रोफेज सेल का न्यूक्लियस। लेट्स अज्यूम कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में पड़ा हुआ है हम लोगों का डीएनए। ये है हम लोग का डीएनए जो हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर में पड़ा हुआ है। अब देखेंगे किस तरीके से वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा और किस तरीके से हम लोग के इस डीएनए को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। तो पहले आप ये समझ लीजिए बाबू कि हम लोग का ये जो मैक्रोफेज है, ये सेल जो है वो कौन सा सेल है, ये मैक्रोफेज सेल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। ये जो सेल है वो कौन सा सेल है, मैक्रोफेज का सेल, कंफ्यूज नहीं हो। ये जो मैक्रोफेज का सेल है इसके ऊपर में एक रिसेप्टर होता है बच्चा लोग। यहाँ पर आपको एक रिसेप्टर देखने को मिलेगा। इस रिसेप्टर को बोलते हैं CD4। क्या नाम है इसका, CD4। ये जो CD4 रिसेप्टर है ना, ये GP120 प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है। अब तुमको यहाँ पर ये GP120 प्रोटीन का रोल देखने को मिलेगा। ये जो GP120 प्रोटीन है ये हम लोग के मैक्रोफेज सेल के ऊपर में CD4 नाम के रिसेप्टर के साथ में अपनी बाइंडिंग कर सकता है। यानी कि ये रहा वो वायरस और ये रहा उसका GP120 वाला स्पाइक। अब ये जो GP120 स्पाइक है ये सीधा जा करके बाइंड कर जाएगा CD4 रिसेप्टर के साथ में। कौन सा हम लोग का प्रोटीन है बाबू, GP120। तो ये GP120 सीधा जा करके CD4 के साथ में बाइंड कर जाएगा और इसके बाइंडिंग की वजह से ये जो वायरस है ये अपना जो आरएनए है और जो एंजाइम्स है वो इस सेल के अंदर में डाल पाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये बाइंडिंग होगी बाबू, GP120 और CD4 में जैसी बाइंडिंग होगी, वायरस अपने पार्टिकल्स को, अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने एंजाइम्स को हम लोग के मैक्रोफेज सेल के अंदर में डाल देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वायरस जो है अपना जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो हम लोग के बॉडी के अंदर डालेगा। इसके साथ में जो एंजाइम जिसका नाम बताए थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इस एंजाइम को डालेगा और साथ में एक और एंजाइम जिसका नाम था इंटीग्रेज, इस एंजाइम को डालेगा। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेज, तो ये सारी चीजें आपके मैक्रोफेज सेल के अंदर में जा चुकी हैं। अब क्या होगा सर, अब यहाँ पर ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है बाबू, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है ये अपना रोल तुमको प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्या इसका रोल है, ये क्या करेगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे मैक्रोफेज सेल के अंदर में ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए बनाना। तो इस एंजाइम का नाम देखो, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये क्या करेगा, जो हम लोग के वायरस का आरएनए है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको कन्वर्ट कर देगा और बना देगा वायरल डीएनए। क्या बना देगा बच्चों लोग, वायरल डीएनए। और ये जो वायरल डीएनए बनाने का काम है, ये वायरल डीएनए बनाने का काम कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम। एक बार ये वायरल डीएनए बन गया तो अब ये वायरस के डीएनए को हम लोगों के डीएनए के साथ में जोड़ने का काम किया जाएगा। तो चुपके से एक एंजाइम जिसका नाम है जिसका नाम है इंटीग्रेज, अब यहाँ पर सेकंड एंजाइम का रोल आएगा और हम लोग के वायरल डीएनए को उठा करके हम लोग के नॉर्मल डीएनए के साथ जोड़ दिया जाएगा। चलो मान लेते हैं कि ये रेड कलर का ये मेरा वायरस का डीएनए, ठीक है, ये मेरा रेड कलर का वायरस का डीएनए, ये रेड कलर के वायरस के डीएनए को ला करके जोड़ दिया गया है मेरे नॉर्मल डीएनए के साथ, मेरे नॉर्मल डीएनए के साथ जोड़ दिया गया है। और किस एंजाइम की हेल्प से जोड़ा गया है बच्चा लोग, किस एंजाइम की हेल्प से जोड़ा गया है, एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज, एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। तो दोनों एंजाइम ने अपना रोल प्ले किया। जहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने आरएनए को डीएनए बनाया,
वही इंटीग्रेज एंजाइम ने इस वायरल डीएनए को लेकर के मेरे नॉर्मल डीएनए के साथ में जोड़ दिया। इससे क्या होगा सर? अब इससे होगा ये कि डीएनए ही तो हमारे सेल पे सारा कंट्रोल रखता है ना। अब मेरा ये जो वायरस का डीएनए है ये फोर्स करेगा कि भाई अब तुम यहां से नया नया ट्रांसक्रिप्शन करो, ट्रांसलेशन करो और मेरे पार्टिकल्स को बनाने का काम करो। अब वायरस का जो डीएनए है वो मेरे डीएनए के साथ जुड़ चुका है। तुम्हारा जो ये सेल है, अब तुम कह सकते हो कि ये हाईजैक हो चुका है और अब ये तुम्हारा सेल वायरस के डीएनए के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब वायरस का डीएनए क्या करवाएगा? वायरस का डीएनए क्या करवाएगा? वायरस का डीएनए करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बना लिया जाएगा आरएनए। आरएनए और फिर करवाया जाएगा ट्रांसलेशन। और फिर क्या करवाया जाएगा? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के रिजल्ट में क्या बना लिया जाएगा? ट्रांसलेशन के रिजल्ट बना लिया जाएगा प्रोटीन। वायरस इन्हीं दो बेसिक चीजों से तो मिलकर के बना होता है, यानी कि वायरस ने आरएनए भी बना लिया, वायरस ने प्रोटीन भी बनवा लिया। वायरस अपने सारे स्ट्रक्चर को तुम्हारे ही इस मैक्रोफेज सेल से बनवाना स्टार्ट करेगा with the help of process transcription and translation। आई होप कि आपने सेमेस्टर 3 में दोनों स्टेप को पढ़ा हुआ है। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करवा करके नया नया वायरस का पार्टिकल, न्यू वायरस का पार्टिकल आपके मैक्रोफेज सेल के अंदर में बनना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्रोफेज सेल के अंदर से बन करके यहां से ये बाहर निकलेगा। अब तुम्हारा मैक्रोफेज सेल HIV फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका काम है यहां से सीधा जाना और हम लोग के बॉडी के हेल्पर टी सेल्स को अटैक करना, जो कि हम आपको इस बोर्ड में बताए। हेल्पर टी सेल्स पे अटैक होगा, हेल्पर टी सेल्स का नंबर घटेगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और पैथोजन हम लोग के बॉडी पे अटैक करेंगे और जो है एड्स का सिम्टम देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? ओके, चलिए मान लेते हैं कि किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गया है, कमजोर हो गया है और उसको एड्स हो सकता है। तो क्या एड्स के लिए कोई कंफर्मेशन टेस्ट है? दैट मीन्स क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है? क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है? अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट से एक क्वेश्चन याद आया, देखते हैं कौन कौन बच्चा भी अच्छे से पढ़ रहा है इसको। कमेंट कीजिए तो कौन जानता है इसको कि टाइफॉइड के लिए पर्टिकुलरली कौन से टेस्ट का नाम आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। यानी कि अगर किसी को टाइफॉइड होता है तो कौन सा टेस्ट वो करवाएगा, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट, काफी फेमस टेस्ट है, करवाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि टाइफॉइड उसके बॉडी के अंदर में है या फिर नहीं। कमेंट कीजिए, देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई सही चल रही है या नहीं चल रही। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको एक टेस्ट का नाम याद रखना है बाबू, और उस टेस्ट का नाम है एलिसा। ये सबसे फेमस टेस्ट है एड्स के साथ में जो जुड़ा हुआ है। हालांकि एलिसा और भी चीजों में यूज किया जाता है, लेकिन एड्स के लिए बहुत पर्टिकुलरली इसका नाम आपको याद रखना है। फुल फॉर्म जरूर से याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ये है इसका फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि किसी की बॉडी में एड्स है या फिर नहीं है। इसके अलावा एक एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट होता है, उससे भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये काफी फेमस टेस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा बैक आते हैं। तो एड्स के ऊपर चर्चा हुई, इसका फुल फॉर्म हो गया, HIV का नाम हो गया, HIV का स्ट्रक्चर पढ़े, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़े, और खास तौर पे आपको ये बताया गया कि मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री किस तरीके से बनाएंगे, कौन से सेल्स पर अटैक किया जाएगा, नंबर कितना घटेगा, कौन से नॉर्मल पैथोजन बॉडी पर अटैक करेंगे। लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक वे में आपको समझना है और एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से ही आपको डायग्राम बना के दिखाना है एग्जामिनर को भाई कि ये है लाइफ साइकिल हम लोग के वायरस का। थोड़ी बात इस पे हुई कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, सारे पॉइंट्स को तो हम लोग उतना ज्यादा सीरियसली लेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इसको रीडिंग भी करेंगे नॉर्मली तो आपको पता होगा, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रीटमेंट में आप इतना ही बता सकते हो सर कि ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग्स दिया जा सकता है पेशेंट को, एंटी वायरल ड्रग्स। लेकिन ये सेकेंड लाइन में आपको लिख देना पड़ेगा कि इट कैन नॉट सेव लाइफ। आप कितना ही एंटीवायरल ड्रग्स दे दो, आप उसके जीवन को, उसकी जान को नहीं बचा सकोगे। यानी कि एड्स को अभी तक हम लोगों ने 100% लीथल माना हुआ, यानी कि अगर ये हो गया तो आपको बचाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा देर, थोड़ा जल्दी, थोड़ा बाद में बॉडी जिस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपकी जान नहीं बचाई जा सकेगी। तो अभी तक हम लोगों ने एड्स का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ढूंढ करके नहीं निकाला हुआ। अगर बात किया जाए कि एड्स से बचने का क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, तो भाई एड्स से बचने का ये प्रिकॉशन है कि आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ध्यान से देख लीजिए। इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं उस चीज का ध्यान रखें।
ड्रग्स वगैरह में आप ना पढ़ें ताकि नीडल वगैरह शेयर गलती से भी ना हो जाए, और सेक्सुअल इंटरकोर्स अननोन पार्टनर के साथ में या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ में अगर अवॉइड किया जाए तो ये एड्स के डिजीजेस को रोकने का एक काम हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एड्स समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके तो उस टॉपिक का भी नाम कमेंट कर दीजिएगा। टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट के बारे में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।